ओके माय डियर चैंपियंस, सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो सीए फाउंडेशन सितंबर 25 की आरटीपी आईसीआई ने रिलीज करी थी कम टाइम में, उस आरटीपी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी कोई ऐसा रिसोर्स आता है ना, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं जब आपने स्टडी मटेरियल में या फिर कहीं और देखे हुए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस नए आते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, कभी कभी कुछ क्वेश्चन के हमारे आंसर जो है वो आंसर की से मैच नहीं करते, या कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है तो हमको ऐसा लगने लगता है हम गलत कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो सब क्लैरिफाइड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आरटीपी की आंसर की में गलत आंसर दिया तो वो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, और दूसरा अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं या मिसप्रिंट्स हैं तो वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, चलिए शुरू करते हैं द आरटीपी सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन सितंबर 25, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ओनली। और ये जो मैं पूरे सेशन का पीडीएफ है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा, सो दैट अगर किसी को पूरा वीडियो भी नहीं देखना, उसको सिर्फ पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन पे जाना है तो अकॉर्डिंगली जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है 3, 4, 5, 9, 18, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं आरटीपी में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 में से ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़े ठीक लेवल के हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है, बट थोड़ा नया पैटर्न आया है। और ये एमसीक्यूज इसमें जिसमें या तो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, आंसर के अंदर मिस्टेक है। चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, आप भी तैयार हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सर इन अ सर्टेन कोड या December is written as ERMBECE. Which word will be written as ERMBVNO in that code? तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि यार ये दिसंबर है, उसी के सारे लेटर यहाँ पर आ रहे हैं। अपोजिट में जाके पेयर में ये नंबर्स को लिख रहा है, जैसे DE तो यहाँ लास्ट में DE लिख दिया, फिर यहाँ CE तो यहाँ लास्ट में C आ गया, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। MB ये MB, और ये ER तो ये है RE, मतलब ER अगेन। वही अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका कोड ऐसा बनेगा। तो मुझे बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन कोडिंग का है या डिकोडिंग का? सर ये क्वेश्चन तो डिकोडिंग का कहलाया ना, क्योंकि वो आपसे ये नहीं बोल रहा भाई कि इस वर्ड को कोड करके बताओ, वो आपसे कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी कोडिंग ऐसी बनेगी। तो सर क्लियरली ही आप लेटर्स को कंपेयर कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। NOVEMBER, नवंबर, नवंबर, ये रहा आपका ऑप्शन डी। आई विल नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास दिया हुआ है सर एक डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है, जिसमें अगर मैं सबसे पहले एंडिंग पढ़ लेता हूँ क्योंकि उससे मुझे आइडिया लग जाता है किस लेवल का क्वेश्चन है। विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जब इस पैटर्न का क्वेश्चन होता है तो सर हम लोगों को डिस्टेंसेस को भी थोड़ा ध्यान से देखना समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है दैट रवि फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न टू हिज राइट। तो रवि जो ऑलरेडी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, नॉर्थ की तरफ जा नहीं रहा, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, वो राइट में 25 मीटर चलता है पहले। ऑल राइट सर, उसके बाद वो लेफ्ट लेता है 30 मीटर। ठीक है भाई, लेफ्ट ले लेता है 30 मीटर, और उसके बाद वो नेक्स्ट 25 मीटर वापस से राइट की तरफ मूव करता है। ठीक है भाई, 25 मीटर राइट फिर से ले लिया, फिर वापस से राइट लेता है 55 मीटर। तो 30 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो यहाँ तक नीचे तक लेके आऊंगा 55 मीटर। फिर से राइट लिया तो अब साउथ की तरफ जा रहा है, फाइनली फिर से राइट लिया 40 मीटर। अब देखो भाई, अगर इतना 25 के बराबर और इतना भी 25 है तो ये दोनों मिला के तो 50 है, पर वो 40 बोल रहा है, तो लगभग उससे पहले कहीं पर रोक देना। ठीक है, तो इसको मैं 40 मीटर मान लेता हूँ। तो देखिए भाई क्या क्या हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट से आपने शुरू किया, सबसे पहले आप राइट की तरफ चले, फिर वहाँ से आपने वॉक किया, 25 मीटर चलने के बाद लेफ्ट लिया, उसके बाद 30 मीटर चले, फिर वापस राइट लिया 25 मीटर, फिर वापस राइट लिया 55 मीटर, फिर वापस आपने वहाँ से राइट ले लिया 40 मीटर। तो अब यहाँ पर आके आप रुक रहे हो, दिस इज योर एंडिंग पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम कंपेयर करने जाए तो पूरी तरह साउथ भी नहीं है, पूरी तरह ईस्ट भी नहीं है, तो ये साउथ ईस्ट है सर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। समझ रहे हो ना क्या हुआ भाई? यहां से इस पॉइंट को कंपेयर करना ना, डायरेक्शन फ्रॉम, फ्रॉम कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है पूरी तरह ईस्ट भी नहीं है, पूरी तरह साउथ भी नहीं है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इट इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट का मतलब जरूरी नहीं 45 डिग्री हो, लाइक अगर ये ईस्ट है और ये साउथ है तो ये भी साउथ ईस्ट है, ये भी साउथ ईस्ट है, ये भी साउथ ईस्ट है, उनके बीच के कोई भी डायरेक्शन साउथ ईस्ट कहलाएंगे। हाँ, बट अगर हमको क्वेश्चन में डायग्राम बनाने को बोल दे और कह रहा है कि उसने साउथ ईस्ट ले लिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों के बीच में, मतलब 45 डिग्री।
पर क्वेश्चन में फाइनल डायरेक्शन निकालना और इस तरीके से दिया हो तो इसको और कुछ नाम थोड़ी दे सकते हो। साउथ ईस्ट ही तो नाम आ सकता है, इसका और कोई पॉसिबल नाम है ही नहीं। चल, पॉइंटिंग वाला एक क्वेश्चन आया था, बढ़िया सवाल था। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स ब्रदर, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू द दीपक। तो मैंने बोला चलो भाई जो कैरेक्टर्स है उनके नाम लिख देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जेंटलमैन, तो वो जेंटलमैन जिसके बारे में बात हो रही है, और दूसरा कैरेक्टर है दीपक, उसका नाम लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई सुनो, ऐसा है कि हिज ओनली ब्रदर, उस जेंटलमैन के जो ओनली ब्रदर हैं, मतलब जेंटलमैन के जो भाई हैं, वो मेरी डॉटर के फादर के ब्रदर हैं। अब सोचो, दीपक कह रहा है कि उसकी डॉटर, दीपक कह रहा है कि उसकी जो डॉटर हैं, डॉटर बेटियां, ठीक है, आई थिंक डॉटर्स फादर, हाँ तो एक ही डॉटर है, तो दीपक की डॉटर है, उनके जो फादर, अरे वो तो खुद दीपक ही हो गए ना। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा घुमा के बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, हाँ जेंटलमैन, उसके जो इकलौते ब्रदर हैं, हाँ वो किसके पापा हैं? दीपक की बेटी के पापा के पापा। मतलब दीपक की बेटी के पापा मतलब दीपक खुद और दीपक के पापा। ओ, तो डायरेक्टली दीपक के फादर बोलने की बजाय वो कह रहा है दीपक की डॉटर के फादर के फादर। तो कुल मिला के दीपक के फादर हुए ना घूम फिर के। चलो जी, ये डायग्राम बन चुका है। इससे समझ में आ गया, ये रहा दीपक, ये रहे दीपक के पापा, और ये कह रहा गया दीपक के चाचा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हमेशा हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो गलतियां नहीं होती। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जेंटलमैन, जेंटलमैन इज डैश टू दीपक। अगर आपने मेरे वन शॉट देखे हो या फिर आपने मुझसे क्लासेस ली तो आपको पता है कि हम ब्लड रिलेशन के अंदर इस तरीके से हर क्वेश्चन की फाइनल रिक्वायरमेंट को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में डालते हैं, तो फिर गलतियां नहीं होती। तो जेंटलमैन जो है वो दीपक के क्या हैं? सर पापा के भाई। पापा के भाई मतलब अंकल। क्या अंकल ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर अंकल ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि अपने आप में कोई नई वैरायटी आ गई, बट ठीक है, न्यू क्वेश्चन देखने को मिला। पॉइंटिंग में तो हर क्वेश्चन अपने आप में नया ही दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये इजी क्वेश्चन है, आप में से काफ़ी लोगों ने किया हुआ होगा, बट फिर भी कुछ लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होता, और वन शॉट में भी मैंने फॉर्मूला कवर नहीं किया था, इस वजह से मैं इस आरटीपी के इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ले रहा हूँ। है बहुत ईजी क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 6% इज दिस। मतलब एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर आपने एस आई भी निकाला, सी आई भी निकाला, और दोनों का डिफरेंस 13.5 आ रहा है। अब बेटा क्या होता है ना, जब सिर्फ 2 साल का क्वेश्चन हो, सी आई और एस आई का डिफरेंस पूछे, और क्वेश्चन सिर्फ 2 years का हो, तो आपको अलग से कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं करने की जरूरत। एक शॉर्टकट लगा सकते हो आप, दैट इट इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर, बात खत्म। प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर। तो यहां जो सी आई और एस आई का डिफरेंस आ रहा है 13.5, क्या ये क्वेश्चन भी 2 साल का है? हाँ ये क्वेश्चन भी 2 साल का है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 2 years। तो ये जो सी आई और एस आई का डिफरेंस है, ये प्रिंसिपल इंटू रेट कितना गिवन है? 0.06 या 6/100 के स्क्वायर के बराबर है। तो बताओ प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रिंसिपल हो जाएगा तुम्हारा 13.5 डिवाइडेड बाय 0.06 का स्क्वायर, जिसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके बता दो कितनी वैल्यू आ रही है। तो 13.5 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06, सर ये आ रहा है 3750। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया 37। तो है बहुत इजी। ओरिजिनली भी इसको कर सकते थे कि सर हम लोग ऑप्शन में से प्रिंसिपल उठाते, एक बार सीआई निकालते, एक बार एसआई निकालते, डिफरेंस चेक कर लेते जहाँ पे 30। लेकिन अगर सीआई एसआई के डिफरेंस का 2 साल वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो, ठीक है। और कहीं शॉर्टकट नहीं लगेगा ना। डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है, तो जिन्होंने कैलकुलस किया या बेसिक, अगर आपने मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ओटीएम वीडियो भी देखा हो ना, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता था। थोड़ा सा एक नया पॉइंट था उसके अंदर, तो वो मैं बता देता हूँ, ये वाला। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स निकालिए अगर वाई की वैल्यू ये है। अब देखो भाई, जब डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से निकालना होता है और अंदर फंक्शन में प्लस साइन लगा होता है, तो दोनों का अलग अलग डी बाई डी एक्स निकालते हैं। अब क्या होगा, 4x³ का डी बाई डी एक्स निकालना है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 8 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 7। समझे क्या? अब सुनो, 4 तो 4 रहेगा कांस्टेंट। x³ का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए वो फॉर्मूला होता है ना nxn-1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 3-1, 3x3-1 प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7 इंटू एक्स का पावर 6
अब देखिए क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 12x² और ये बन जाएगा 56x⁻6। अब मुझे बताइए x² की जगह अगर आप 2 को पुट करते हो तो क्या होगा सर? x² की जगह अगर मैंने 2 को पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 12 इंटू x² की जगह 2। और आप ही मुझे बताओ क्या x⁻6 को x² के क्यूब के बराबर बोला जा सकता है? तो क्या x⁻6 की जगह भी मैं ऐसा पुट कर सकता हूं 2⁻3? मतलब मैंने क्या किया, x⁻6 को पहले कन्वर्ट कर दिया x² के क्यूब में और x² की जगह रख दिया वैल्यू 2, तो हो गया 2 का क्यूब। बस अब इस पार्ट को कैलकुलेट कर दो, 12 इंटू 2 मेमोरी प्लस 56 इंटू 8 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है सर 472। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। फिर हमारे पास सर अब आते हैं यहां से वो वाले क्वेश्चंस जिनमें मिस्टेक्स है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं फिर से बता दूं सर 3, 4, 5, 9, 18 ये अच्छे सवाल थे, ऐसा नहीं था बहुत एडवांस लेवल के थे, बट ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं कि भाई 10-15 मिनट के अंदर आरटीपी पूरी करनी है तो पूरा आरटीपी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया ये कर लो। दूसरा, ये वो एमसीक्यूज हैं जो अब मैं आपको कराने वाला हूं विच आर एमसीक्यूज विथ मिस्टेक्स। ठीक है, तो अब मैं 15, 23, 29 में जाऊंगा। ये वो एमसीक्यूज हैं जिनमें मिस्टेक्स है। चलो भाई, क्या मिस्टेक है सर? यहां दिया है जी एक्स फंक्शन है x माइनस 1/x और g की पावर g1-2 आपको निकालना है। तो देखो भाई, gx फंक्शन हो गया मेरा x-1/x, और अगर मैं x की जगह सब्सटीट्यूट कर दूं -1/2 तो यहाँ x की जगह आ जाएगा -1/2 -1 होल डिवाइडेड बाय अगेन -1/2। अगर न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2, तो -1 बिकम्स -1 और -1 ये अगला वाला -1 बिकम्स -2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया -3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। 2 और 2 कैंसिल हो गए तो बच गया -3/-1 और दोनों ही नेगेटिव है तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा +3। +3 मतलब ऑप्शन डी। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर जो है आपके आरटीपी के आंसर की में ये दिया हुआ है, तो दैट इज द मिस्टेक। समझे बेटा? तो अगर आपने भी आरटीपी सॉल्व करी थी और आपका आंसर 3 आया था तो बिल्कुल सही, आप टेंशन मत लो, आप सही हो। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है और ये वन ऑफ द मिस्टेक है आंसर की में। तो आंसर की मिस्टेक है, आपका कोई कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलता हूं। आइए, हमें यहां पर निकालना है सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो हमको ऑब्जर्वेशंस दिए, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस है ना जी सर, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है 10, 10 के बाद अगला नंबर दिख रहा है 12, 13, 14 तो है नहीं तो सीधा आ जाता हूँ 15 में, 15 के बाद 16, 17 है नहीं, 18, 19 नहीं है, 20, 21, 22, 23, उसके बाद 28। अब काउंट कर लेता हूँ ताकि कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल राइट सर, तो इससे पता चल गया n की वैल्यू 8 है। और जब हमें क्वार्टाइल 1 निकालना होता है सर, तो पहले हम सीधे क्वार्टाइल 1 नहीं निकालते, पहले उसकी रैंक निकालते हैं। और रैंक का फॉर्मूला होता है n+1 इंटू पीएथ टर्म, मतलब 8+1 इंटू पीएथ टर्म। तो p क्वार्टाइल 1 में p की वैल्यू हो जाती है 1/4। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आंसर नहीं है, इस नंबर की टर्म आपका आंसर है। तो दिस विल बिकम 9/4, दैट इज 2.25 टर्म। अब सुनो भाई, ये निकल गया तो बताओ क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या होगी? तो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू हो जाएगी, पहले निकाल लो आप सेकेंड टर्म, पहले आप निकालो सेकेंड टर्म, 2.25 है ना, तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का गैप निकालते हैं हम लोग और उसको 0.25 जो ये डेसिमल पोर्शन उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे इस असेंडिंग ऑर्डर के डेटा में सेकेंड टर्म कौन सी है? सेकेंड टर्म है 12, थर्ड टर्म है 15, तो मैं लिख दूंगा 15 - 12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.25। तो ये हो गया सर हमारा 3 इंटू 0.25 प्लस 12 विच इज 12.75। अब भाई 12.75 तुम्हारा आंसर आया और तुमको वो ऑप्शन में नहीं मिला तो तुम टेंशन में आ गए, जबकि यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था 12.75। तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया, 12.75 बिल्कुल सही आंसर है। बस आप क्या करो, उस 15.75 को चेंज कर दो। अगेन, इज इट अ मिस्टेक इन द आरटीपी? यस, इट इज अ मिस्टेक। आपने कोई मिस्टेक नहीं करी, आरटीपी के अंदर की मिस्टेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच इज इनकम्प्लीट, पहले भी एक मॉक टेस्ट पेपर में आ चुका है। जनरली जब ऐसा लिखा होता है सिग्मा एक्स वाई, क्या समझता है इंसान?
इंसान समझता है सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके समेशन। यही है ना भाई मीनिंग, कि कुछ और मीनिंग समझेगा अपने मन से? नहीं। पर यहां पर वो क्या कह रहे हैं, यहां सिग्मा एक्स वाई का मतलब है वेयर। मैं क्वेश्चन को सुधारता हूं। अगर इसको सही तरीके से क्वेश्चन बनाना चाहिए था तो उनको क्लैरिफाई कर रहा था कि सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या है। नॉर्मली सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करके सम। और आपको याद होगा कोरिलेशन के क्वेश्चंस में जब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, विच इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। इस फॉर्मूले से हमको क्या मिलता है, कोवेरियंस। और उसके बाद हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कोरिलेशन मिल जाता है। अब हमें लगा ये वही वाला सिग्मा एक्स वाई होगा और हम जाके फॉर्मूले में वैल्यू को डाल रहे हैं, हम तो फंस गए भाई। हमें समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि सर गलती हमारी है ही नहीं। एक्चुअली में अब मैं सही क्वेश्चन लिखता हूं। दे वॉन्ट टू टेल यू कि भाई सिग्मा एक्स वाई का मतलब आप यहां पर क्या मान के चलना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई। अरे यार हद हो गई, ये क्या बात होती। हाँ, ऐसा मान के चलो दैट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई। हद हो गई यार। दूसरा, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं सर, जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालते हैं तो एक फॉर्मूला लिखते हैं ना, एस डी ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला लिखते हो आप, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और उसका रूट, बराबर है। तब हम लोग वहां पर सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो मुझे लगा ये वही वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया, बोले नहीं, यहां सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल। तो बात बड़ी अजीब है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। अगर इसका मतलब ये था और अगर इसका मतलब ये था तो बताया क्यों नहीं, बताओ ना पहले कि इसका मतलब ये, तभी तो मैं जानूंगा अपने मन से, मेरे को थोड़ी सपना आ रहा है। तो पहले तो मैंने भाई साहब ये क्वेश्चन कंप्लीट किया कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, ओरिजिनल फॉर्मूला तो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, बरोबर है? बरोबर है सर। हमको कोरिलेशन गिवन है 0.5। अब कोवेरियंस का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है जिसमें आप ऐसे शॉर्टकट से नहीं निकालते, डेविएशन करके निकालते हो, एंड दैट फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। मैंने दोनों फॉर्मूले आपको क्लास में बताए, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय, ये तो कोवेरियंस का फॉर्मूला बोल रहा हूं ना मैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और डिनोमिनेटर में हो जाता है आपका एस डी ऑफ एक्स। तो एस डी ऑफ वाई तो गिवन है क्वेश्चन में, एस डी ऑफ एक्स का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का रूट, और एस डी ऑफ वाई की जगह मैं सीधे वैल्यू लिख देता हूं, दैट इज 8। समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया, मैंने कोरिलेशन को किसके बराबर किया, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, जिसमें कोवेरियंस का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, बराबर है। और उसमें से ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में मुझे दी हुई है, तो मैं इसको न्यूमरेटर की जगह पुट कर सकता हूँ 120 को। एन मुझे निकालना है, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता। डिनोमिनेटर में मैं आता हूं, एस डी ऑफ वाई मुझे डायरेक्टली गिवन है तो मैंने सीधे एस डी ऑफ वाई की जगह 8 लिख दिया। लेकिन एस डी ऑफ एक्स निकालने के लिए जो एक दूसरा फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का रूट, याद करो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला था एस डी और वेरियंस का और एक डायरेक्ट वाला फॉर्मूला था। तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला तो यही था ना, स्क्वायर्ड डेविएशन का एवरेज निकाल के रूट करना, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, यस। और उसका ये वाला न्यूमरेटर वाला वैल्यू हमारे पास यहां पर दिया हुआ है 90। सर पर ये तो सिग्मा, अरे तो इसका मतलब ये लेना है ना, ओ अच्छा अजीब बात हो गई सर। ठीक है, नाउ मैं क्या करता हूं, अगेन 0.5 को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं, तो राइट हैंड साइड में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की जगह लिख देता हूं 120 अपॉन एन, मुझे पता नहीं। और अब मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं यहां पर कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मुझे गिवन है 90 अपॉन एन इंटू कर देता हूं 8, और यहां आएगा रूट। अब मैंने बोला भाई इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने जाऊंगा अगर मैं और एन निकालने जाऊंगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहां से चेक बाय ऑप्शन, यहां आने के बाद चेक बाय ऑप्शन विच इज कंप्लीटली कंफर्टेबल। आपने कॉन्सेप्चुअली पूरा इक्वेशन बना दिया है, बस अब क्योंकि आपको एन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, ऑप्शन में से एन की वैल्यू उठाओ, यहां पुट करके देखो, और जिस ऑप्शन को सॉल्व करके 0.5 आ रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया सर ऑब्वियसली ऑप्शन ए, n इक्वल टू 5। देखो मैंने कैलकुलेटर में फिर क्या किया होगा, मैंने कैलकुलेटर में रखा कि चलो पहले डिनोमिनेटर निकाल देता हूं, 90 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू आ जाएगा 18, उसको कर दूंगा स्क्वायर रूट, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, ये डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर को मेमोरी में डाल दिया, फिर न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूं, 120 डिवाइडेड बाय 5, जो मैंने n5 लिया ना उसको 120 डिवाइडेड बाय 5 किया, और इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा अब मैं मेमोरी रिकॉल से, तो पूरा फ्रैक्शन मेरा सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेटर में।
और फिर चेक करो 0.5 आता है कि नहीं। तो 90 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है 18, उसका किया स्क्वायर रूट, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो डिनोमिनेटर आ गया, उसको मेमोरी में डाल दिया। और न्यूमरेटर निकालने के लिए 120 डिवाइडेड बाय 5 किया 24 को डिवाइड कर दिया मेमोरी रिकॉल से और इक्वल किया, तो ये आ रहा है 0.7071। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो 0.5 चाहिए। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। फिर मैं चलता हूं मेरे ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी जो n की वैल्यू हमारे पास कितनी भाई, ऑप्शन बी में n की वैल्यू है 10। अब फिर से कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूं, 90 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, तो 90 अपॉन 10 हो गया 9, उसका करना है स्क्वायर रूट और वो जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर को मेमोरी में डाल दिया। अब न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए 120 डिवाइडेड बाय 10, और अब 120 अपॉन 10 जो है उसको सीधे डिवाइड कर दो ना डिनोमिनेटर से, तो डिवाइडेड बाय जो मेमोरी में आपने डाला था उसको रिकॉल कर दो और फिर इक्वल कर दो, तो देख दो 0.5 आता है कि नहीं। तो मैंने लिखा 90 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट, तो हो गया 3 इंटू कर दिया 8, ये आ रहा है 24, इसको डाल दिया मेमोरी में। फिर 120 डिवाइडेड बाय 10 12 आ रहा है, उसको डिवाइड कर दिया मेमोरी रिकॉल से, इक्वल के, तो एग्जैक्ट 0.5 मेरा आंसर मैच करेला है बाबा, एग्जैक्ट 0.5 मैच करेला है, विच इज दिस वन। इससे पता तो चल गया कि हमारा सही आंसर क्या है, सही आंसर है 10। बट आपने क्वेश्चन क्यों लिया, आपको ये बताने के लिए बेटा कि ये जो लिखा है, ये जो दिख रहा है वो है नहीं, तो भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर जो दिख रहा है तो वही हो मानेगा ना इंसान, बट जो दिख रहा है वो है नहीं। सिग्मा एक्स वाई नहीं तो क्या है, सिग्मा एक्स वाई एक्चुअली सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस, अरे यार हद हो गई, ये क्या बात होती है। सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं है, वो एक्चुअली एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। ऐसा कब से करने लगे भाई, ये कौन सी नई चीज हो गई। तो ये दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए मैंने ये क्या किया, एडिशनल पार्ट क्वेश्चन में जोड़ा है, तब जाके क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन गलत कहलाया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ हर्ट और अ क्वीन नॉट ऑफ हर्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, आपको ये बताना है कि अगर आप पैक ऑफ कार्ड्स रैंडमली उसमें से कोई एक कार्ड पिक करते हो, तो वो हार्ट वाला कार्ड निकले या क्वीन नॉट ऑफ हार्ट निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने बोला हार्ट की प्रोबेबिलिटी 13/52 और क्वीन होती है 4, पर वो बोल रहा है क्वीन नॉट ऑफ हार्ट तो होती है 3/52। अब और लिखा हुआ है, और मतलब यूनियन, तो दोनों को ऐड कर दो, और अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो माइनस कर दो। तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, क्योंकि आपने जो क्वीन नॉट ऑफ हर्ट बोल दिया, तो फिर वो 3 में आपने हार्ट, जो हार्ट वाला क्वीन है वो काउंट किया नहीं, तो आंसर आ जाएगा 16/52। अब 16/52 आपका आंसर आया, तो 4 4 16, 4 इंटू 13 52, तो आपने टिक कर दिया 4/13। लेकिन स्टडी मेट का इसका जो आरटीपी का जो सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर इसमें क्या गिवन है सर, इसमें आरटीपी के सॉल्यूशन के अंदर गिवन ये आंसर की, तो ये आंसर की में एरर है भाई। इसका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन सी कैन नेवर बी द आंसर। तो आपकी गलती नहीं है, 4/13 आपका आंसर बिल्कुल सही है। 16/52 से 4/13 आया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समराइज वे में इस तरीके से आरटीपी पूरी की पूरी हमारे 20 से 22 मिनट में रिव्यू हो गई। उसमें भी अगर आप 1.5x में देख रहे हो तो और जल्दी आपका काम हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस।